इन्वर्जन टेम्परेचर। अब देखिए इन्वर्जन टेम्परेचर कैसे डिफाइन हम करेंगे। एक बात सोचिए, जैसे जैसे हम इधर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को वेरी कर रहे हैं और प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वट एवर वी आर डूइंग, इधर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कम होते जा रहा है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसलिए कम होते जा रहा है क्योंकि इधर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रही है। इधर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कम होते जा रहा है क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रही है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के कम होते होते वो एक मिनिमम वैल्यू पर आई और मिनिमम वैल्यू पर आने के बाद कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दोबारा बढ़ने लगा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बढ़ने क्यों लगा होगा? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इधर इसलिए बढ़ने लग गया क्योंकि अब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लग गई। जब रिपल्शन डोमिनेट करता है तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू बढ़ती है और जब तक अट्रैक्शन डोमिनेट करता है तब तक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कम होती है। इधर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू का कम होना, इसका मतलब अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है और इधर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का बढ़ना, इसका मतलब रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है। और यह अट्रैक्शन और रिपल्शन का डोमिनेट होने वाले जो गैस का जो बिहेवियर, जो नेचर बदला है, इसे हम कहेंगे इन्वर्जन ऑफ द बिहेवियर। और इस कंडीशन पर जो टेम्परेचर है, इस कंडीशन पर टेम्परेचर को हम कहेंगे इन्वर्जन टेम्परेचर। इट्स दैट टेम्परेचर एट विच द नेचर और द बिहेवियर ऑफ गैस गेट्स इन्वर्टेड। It's that temperature at which behavior of gas gets inverted. Where attraction used to dominate, their repulsion starts dominating. Repulsion dominates where attraction used to dominate. जहां पहले अट्रैक्शन डोमिनेट करता था, उस रिपल्शन डोमिनेट करने लगेगा। और खास बात, दिस इन्वर्जन टेम्परेचर इज डबल ऑफ द Boyle's temperature. This inversion temperature is 2A by RB. Inversion temperature is double the Boyle's temperature. It's 2A by RB. गैसियस स्टेट का मैं लास्ट आर्टिकल आता हूं। इनफैक्ट जो लास्ट आर्टिकल
आर्टिकल बता रहा हूं, इसका कोई प्रूफ नहीं है। इनफैक्ट इट्स येट अननोन एज फार एज वी इंडियंस आर कंसर्न्ड। भी जो मैं बताने जा रहा हूं, वी कॉल इट क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। और इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पर इस समय इंडिया में जबरदस्त मेहनत चल रही है, जबरदस्त काम चल रहा है। वी आर ट्राइंग टू डेवलप क्रायोजेनिक इंजन। हमने क्रायोजेनिक इंजन सक्सेसफुली लगभग 1.5-2 साल पहले बना भी लिया है, मगर अभी भी वहां फुल प्रूफ नहीं है। हम अभी भी स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट्स में नहीं लगा पा रहे हैं। व्हाट इज दैट क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, मैं आपको बताता हूं। हाँ, इसमें नहीं, इसमें समझ में नहीं आया। हाँ हाँ हाँ, अभी समझाओ, अभी तो बोलना चालू करा यार मैंने वो बात। अरे सुनो तो सही, मेरी पूरी बात तो सुनो ना। लाइक जैसा मैंने अभी बताया, इन रॉकेट प्रपल्जन, जब हम स्पेस में स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, वी यूज रॉकेट्स। और रॉकेट्स में जो फ्यूल है उसको भी सॉलिड या लिक्विड स्टेट में होना चाहिए, और जो ऑक्सीजन है उसको भी लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। रॉकेट के अंदर फ्यूल को और ऑक्सीजन को गैसियस स्टेट में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यदि आप उसको गैसियस स्टेट में रखोगे तो उसके लिए जो वेसल बनेगा, उसके लिए जो चैम्बर्स बनेंगे वो बहुत बल्कि हो जाएंगे, और इतने बल्कि चैम्बर्स के साथ में, इतने बल्कि वेसल्स के साथ में रॉकेट को ऊपर उठाना ही मुश्किल हो जाएगा। वो ऊपर जाने के बजाय थोड़ा ऊपर दोबारा नीचे जाएगा, वहां एक फेलियर मिशन बन जाएगा। रॉकेट प्रोपल्शन में यह सबसे की पॉइंट होता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन और फ्यूल को लिक्विड स्टेट में रखा जाना। एंड दैट टेक्नोलॉजी बाय विच वी ट्रांसफॉर्म एनी गैस इनटू लिक्विड, दैट टेक्नोलॉजी इज टर्म्ड एज क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, और उस इंजन को हम कहते हैं क्रायोजेनिक इंजन। अभी हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के, मैं सिर्फ इसका बता रहा हूं। और जिस इंजन से गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करा जाता है, उस इंजन को हम कहते हैं क्रायोजेनिक इंजन। देखिए हुआ क्या था, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं, जो इनफैक्ट इतिहास है, मगर उसमें बहुत गौरवपूर्ण इतिहास नहीं है। वो थोड़ा हम हिंदुस्तानियों के लिए एक शर्म वाला इतिहास है। हम सचमुच में उस समय बड़े एम्बेरस हुए थे, और उस एम्बेरसमेंट की वजह से, इफ आई प्रिसाइसली रिमेंबर, वह एम्बेरसमेंट का खास टाइम अब्दुल कलाम का ही था, जब अब्दुल कलाम ही इसरो के चेयरपर्सन थे। और उसी समय उन्होंने सोच लिया था कि अब जिस वजह से हमारा एम्बेरसमेंट हुआ है, हम इस काम को खुद ही करके दिखाएंगे, और उन्होंने करके दिखाया भी। हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूं। हम लोग स्पेस में, स्पेस क्राफ्ट और स्पेस मिशन 1980 से स्टार्ट कर दिए थे। और राजीव गांधी के समय, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्हें सबसे पहले स्पेस मिशन स्टार्ट करवाए थे। और हम अलग अलग मिशन उस समय लगाए थे।
मगर जितने भी हमारे मिशन होते थे वो सारे रशिया की मदद से होते थे। मतलब उसमें हर तरह के इंजन, हर तरह की मशीनरी, हर तरह की टेक्नोलॉजी वो रशिया से हम लोग मंगाते थे। हमने ढेर सारे पार्ट्स रशिया से मंगा लिए, इधर हमने असेंबल कर लिया एंड देन वी यूज टू प्रोजेक्ट। इसी में यह जो एक टेक्नोलॉजी है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, यह भी इस टेक्नोलॉजी अभी तक सिर्फ 2-4 कंट्री ही है जिनको ये टेक्नोलॉजी आती है। वन ऑफ देम इज अमेरिका, रशिया, जर्मनी, चाइना। यह 4 कंट्री, इनमें से फ्रांस को भी जोड़ दीजिए और यूके को भी जोड़ दीजिए। फ्रांस और यूके ने टेक्नोलॉजी परचेस कर ली है यूएसए से। कुछ ये 5-6-7 कंट्री हैं जिनके पास यह क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है। और जबकि जब मैं बात कर रहा हूं दैट वाज द ईयर 1995-96 की बात है। उस समय ये टेक्नोलॉजी सिर्फ 2 ही कंट्री के पास होता था, अमेरिका और रशिया। और बाकी सारे कंट्री इन्हीं दोनों कंट्री से, रशिया से और अमेरिका से ही क्रायोजेनिक इंजन परचेस करते थे। और क्रायोजेनिक इंजन मतलब जैसा मैंने बताया कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने वाला इंजन। वह इंजन जो गैस को दबाता जाएगा, प्रेशर बढ़ाता जाएगा, टेम्परेचर कम करता जाएगा और उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। और फिर वहां जो लिक्विड बनी है उसको रॉकेट में लगा दिया जाएगा और उसी से रॉकेट ऊपर जाएगा। अब खास बात, इस पर्टिकुलर इंजन और इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए क्योंकि 2 ही कंट्री के पास है, तो ये दोनों कंट्री मुंह मांगे कीमत वसूल करती है। यह समझिए 1 रुपए की जो चीज है वो इसके लिए 1-1 लाख रुपए लेती है। और सभी कंट्री बड़ी मजबूरी में इस चीज को देते भी है क्योंकि वो काम उन्हें आता नहीं है, करना है। भाई हमें भी अपना स्पेसक्राफ्ट इसलिए लॉन्च करना है क्योंकि हमें टेलीविजन देखना है, हमें इंटरनेट का इस्तेमाल करना है, हमें एडवांस होना है। बिना स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करे टेलीविजन देख ही नहीं सकते क्योंकि टेलीविजन से जो भी कुछ ट्रांसमिशन होता है उसमें हमारा खुद का आसमान में एक स्पेसक्राफ्ट होना जरूरी है। बिना उसके टेलीविजन देखा नहीं जा सकता। और स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने के लिए ये लोग मन मांगे दाम वसूल करा करते थे। नाउ इन द ईयर 1995 इंडिया ने रशिया के साथ में एक एग्रीमेंट करा और उस एग्रीमेंट में वी एग्रीड टू परचेज द कंप्लीट टेक्नोलॉजी। इसके पहले हम इंजन परचेज करते थे, हमने रशिया के साथ में यह एग्रीमेंट कर लिया कि हमें पूरी टेक्नोलॉजी ही आप बेच दीजिए, हम बार बार आपसे इंजन परचेज करें ऐसा नहीं, आप तो हमें इंजन बनाने का तरीका बता दीजिए। एक बार हमें इंजन बनाने का तरीका आ गया तो हम आपके पास बार बार नहीं आएंगे और आप एक ही बार में हमसे चाहे जितना दाम लेना है ले लीजिए। और रशिया भी इस चीज के लिए तैयार हो गया था। रशिया ने भी सोच लिया कि ठीक है, बार बार मैं छोटा छोटा अमाउंट लूं और इनको हर बार 2-4 इंजन सेल करूं, इसके बजाय तो लेटेस्ट से 100 इंजन की कीमत एक साथ ले लेता हूं और पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी देता हूं। जैसे एक समय हम कारों को इंपोर्ट करा करते थे, हिंदुस्तान में जितनी भी कारें होती थी सब इंपोर्टेड कारें होती थी। मगर फिर 1980s में हमने सुजुकी के साथ में डील करा और सुजुकी से कार बनाने की टेक्नोलॉजी परचेज कर ली और हमारे ही यहां पर एक कंपनी बन गई मारुति सुजुकी। टेक्नोलॉजी परचेज करने में उन्होंने टेक्नोलॉजी की कीमत ली होगी और साथ में होगी कि भाई इस टेक्नोलॉजी से जितनी भी कारें बनेंगी उन कारों में नाम के आगे सुजुकी शब्द अवश्य आएगा। तो जितनी भी मारुति की कारें हैं उनमें आगे सुजुकी अवश्य लिखा हुआ होता क्योंकि सुजुकी कंपनी से वो टेक्नोलॉजी परचेज करी गई और टेक्नोलॉजी के द्वारा हम घर में ही अपनी कार बनाने लगे और बेचने लगे। फिर उसके बाद अब ढेर सारी कंपनी आ गई।
और इसी तरह से हमने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी परचेज करने की कोशिश करी थी रशिया से, और रशिया बेचने के लिए भी तैयार हो चुका था। दैट डील वॉज अबाउट टू क्लोज, द पेमेंट वॉज अबाउट टू बी मेड एंड द टेक्नोलॉजी वॉज अबाउट टू बी ट्रांसफर्ड। देयर वॉज नो डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड रशिया, किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं था। मगर उस डील को बुरी तरह से बिगाड़ दिया, बुरी तरह से खराब कर दिया अमेरिका ने। यूएसए ने उस डील को रुकवा दिया। यूएसए ने रशिया को कंपेल कर दिया कि आप यह टेक्नोलॉजी किसी भी कीमत पर, किसी भी शर्त पर, किसी भी तरीके से इंडिया नहीं बेच सकते हो। वही एक सबसे बड़ा सवाल अब आपने पूछ लिया कि आखिर अमेरिका होता कौन है? रशिया और इंडिया के बीच की डील को रोकने वाला होता है अमेरिका। क्या होता है उसी की वजह बताने जा रहा हूं, क्यों अमेरिका पूरे वर्ल्ड का दादा बना हुआ है, इसकी वजह बताने जा रहा हूं। इनफैक्ट इसकी भी कहानी जो एक्चुअली स्टार्ट हुई थी वो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, वहां से यह कहानी स्टार्ट हुई। मैं छोटे से में जरा तेजी से बताता हूं। इनफैक्ट अमेरिका एक अलग ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था जो बहुत लिबरल हुआ करता था, जिसको बाकी किसी से कोई मतलब नहीं था। वो कोई इतना ताकतवर भी नहीं हुआ करता था। वो एक बड़ा खुला कॉन्टिनेंट था जिसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी बच सकता। जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिका, पहले वहां पर ढेर सारे छोटे छोटे फेडरल स्टेट्स हुआ करते थे, और वो जो छोटे छोटे फेडरल स्टेट्स हुआ करते थे उनके अलग अलग जैसे जागीरदार होते हैं, जैसे गांव बड़ा सा जागीरदार जिसके पास में बहुत बड़ी जमीन है, इस तरह के अमेरिका में जागीरदार हुआ करते थे, उन सबके स्टेट्स हुआ करते थे, और 100 से भी ज्यादा स्टेट्स होते थे। जॉर्ज वॉशिंगटन ने इनिशिएटिव लिया। उसने अमेरिका में सारे फेडरल स्टेट्स को मिला लिया, उन सबसे कहा कि आप सब अलग अलग रहते हो, सब मिल जाओ, एंड लेट्स मेक इट अ सिंगल कंट्री। और उसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो यूनाइट कर दिया और उसका नाम दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। जॉर्ज वॉशिंगटन जो उस समय सबसे बड़ा जागीरदार हुआ करता था, वो ही सबसे पहला राष्ट्रपति भी बना। जॉर्ज वॉशिंगटन ने एक संविधान बनवाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया, सबसे छोटा संविधान, मात्र 100 पेज का। अभी अभी अखबारों में भी आया कि वो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था अमेरिका का 100 पेज का, अभी अभी उसकी नीलामी भी हुई, जो जॉर्ज वॉशिंगटन की पर्सनल कॉपी हुआ करती थी, जिससे वो पूरे यूनाइटेड स्टेट को रन करा करता था। और उसने उस यूनाइटेड स्टेट को बड़ा लिबरल कंट्री बनाया। कोई ऐसा नहीं कि इधर कोई रोक टोक वाली कोई बात नहीं है, कोई भी आ सकता है। और हुआ यह था कि यूरोप में जो परेशान हो जाता था वो भी अमेरिका जाके बस जाता था, अफ्रीका में जो परेशान हो जाता था वह भी जाके अमेरिका बस जाता था। इस तरह से अमेरिका तो बड़ा खुला था, जिसको कोई किसी से बैर नहीं है, कोई किसी से बहुत प्रेम भी नहीं है। आओ, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है, खाली जगह है, इस बनता चला गया। इट वॉज द मेन फाइट एट यूरोप। यूरोप में सबसे खास लड़ाई चल रही थी रिगार्डिंग पावर सेंटर। उस समय वहां पर वर्ल्ड वॉर 1 सबसे पहले स्टार्ट हुआ, और वर्ल्ड वॉर 1 में कुछ अलायंस बने। उस वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी बुरी तरह से गया था, और जब जर्मनी हार गया, खास बात वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी जब हारा था तब हिटलर जर्मनी का सिर्फ एक सैनिक हुआ करता था, मगर 50 बार हिटलर जंग के मैदान में कुछ इस तरह से घिर चुका था कि उसकी मौत निश्चित थी। और पूरे 50 बार
वो अपनी जान बचाकर बड़ी वीरतापूर्वक लौट के आ गया। हिटलर का वर्ल्ड वॉर 1 में जो कारनामा रहा कि वीरता के साथ में लड़ा और पूरी जर्मन सेना हारी, मगर फिर भी हर बार वो जान बचा कर आया। इट वॉज मोर देन 50 टाइम्स। वो वहां पर काफी अधिक चर्चित हो गया। हिटलर बोलता भी बहुत चरिस्मेटिक वे में था। वो जब बोलता था तो सभी लोग सुनते रहते थे। उसने जर्मनी को रीयूनाइट कर लिया और जर्मनी को फिर वापस अपने भाषणों के माध्यम से जर्मन वासियों को फिर वापस उत्साहित कर दिया। और उसने नाजी पार्टी बनाई अपनी खुद की, और नाजी पार्टी बनाने के बाद उसने इलेक्शन लड़ा और वह इलेक्शन जीत भी गया और वह जर्मनी का चांसलर बन गया। इनफैक्ट जो भी कुछ स्टार्ट हुआ वह हिटलर की महत्वाकांक्षाओं की वजह से स्टार्ट हुआ। हिटलर जर्मनी को वर्ल्ड का पूरा पावर सेंटर बनाना चाहता था। वो जर्मन्स को प्योर आर्यंस मानता था और जर्मन्स की जो रेस है, ही वाज अ रेसिस्ट पर्सन, उसको टॉप क्लास रेस मानता था। वो जीव को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, जीव्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो जीव्स को मार रहा था। उसके दिमाग में एक और बात बैठ गई थी। उसकी मदर, उसकी मां बीमारी से मरी थी और उसकी मदर का जो डॉक्टर था वो ही वॉज अ यहूदी, ही वॉज अ जीव। वो अपनी मदर को बहुत प्यार करता था। उसको ये लगा कि ये जो यहूदी है, जो जीव है, इसने मेरी मदर को मारा है। वो उनका दुश्मन बन बैठा था और वो बुरी तरह से यहूदियों को मार रहा था। और उस समय जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी, मॉस्को में स्टालिन और जापान में हिरोहितो, ये चारों अपनी अपनी जगह पर बड़े महत्वाकांक्षी लीडर्स थे। मॉस्को में हिटलर, मॉस्को में स्टालिन ये भी सोच रहा था अधिक से अधिक दुनिया को जीतना। इटली में मुसोलिनी ये भी दुनिया को जीतना चाह रहा था। और इन चारों ने अपनी विजय यात्रा चालू कर दी। किस तरह से? जापान का हिरोहितो जो राजा, उसने चाइना पर जंग छेड़ दी और चाइना पर कब्जा करना चालू कर दिया। पूरे कोरिया और चाइना को उसने जीत लिया। इधर स्टालिन ने मॉस्को से चालू होके पूरे आज के एक समय जो यूएसएसआर हुआ करता था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसमें 92 कंट्रीज थे, उन 92 कंट्रीज को स्टालिन ने जीतना, उन पर जंग छेड़ना और उनको जीतना चालू कर दिया था और जीत लिया था। इधर मुसोलिनी जो इटली में था, इसने पूरे अफ्रीका पर कब्जा करना चालू कर दिया था। लीबिया, अल्जीरिया, इजिप्ट और नीचे ये सहारा डेजर्ट तक पहुंच चुका था और पूरे अफ्रीका पर कब्जा कर रहा था, इथियोपिया तक पहुंच चुका था। और इधर जर्मनी में हिटलर, जिसने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था, पोलैंड पर कब्जा कर लिया था, चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया था, डेनमार्क पर कब्जा कर लिया था, और उसका अगला टारगेट था ग्रेट ब्रिटेन, यूके, जिसको वो लोग कहते थे वेयर द सन नेवर सेट्स। और पूरे यूरोप के लिए हिटलर खतरा बन चुका था। हिटलर से सभी लोग घबरा रहे थे। ऐसी स्थिति में जर्मनी में ही रहने वाला एक पर्सन, ऑटो हान, जो कि एक यहूदी था, ऑटो हान यहूदी था, वो जर्मनी में रहता था, बर्लिन में रहता था। उसको डर लगा कि मुझे कभी भी पकड़ लिया जाएगा और मुझको मार डाला जाएगा, हिटलर मुझे मरवा देगा। उस समय जितने भी यहूदी थे सब जर्मनी छोड़ छोड़कर भाग रहे थे। उन्हीं भागने वालों में था ऑटो हान। और यह एक केमिस्ट था, न्यूक्लियर केमिस्ट था। इसने जर्मनी में बर्लिन में रहते हुए एटम बम बनाने का तरीका समझ लिया था, जान लिया था, जो इसने किसी को नहीं बताया। यह जर्मनी छोड़कर भागा
और अमेरिका पहुंच गया। जैसा उस समय सभी की आदत होती थी कि भाई आप यूरोप से परेशान हो रहे हो तो आप यूरोप छोड़ो, अमेरिका चले जाओ, वहां पर आप शांति से रह सकते हो। ऑटो हान अमेरिका पहुंच गया। ऑटो हान ने किसी तरह मुलाकात करी अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट से, और रूजवेल्ट को उसने बताया कि मुझे ये टेक्नोलॉजी इंडिया को नहीं मिली, आज भी नहीं मिली। इस ऑटो हान ने रूजवेल्ट को यह बताया कि मुझे एटम बम बनाना आता है, ये एक बहुत ही खतरनाक बम है, बनाना आता है। रूजवेल्ट को पहले तो उस एटम बम की जो एक डिस्ट्रक्टिव पावर थी वो समझ में नहीं आई। रूजवेल्ट ने सिंपल सा उससे कहा कि ओके, यही वॉशिंगटन के बाहर इस बम को एक्सप्लोड करके दिखाओ। ऑटो हान उस समय मुस्कुरा दिया। उसने कहा कि ये जो मैं बम बना रहा हूं, ये साधारण बम नहीं है। यदि यह वॉशिंगटन के बाहर मैंने एक्सप्लोड करा तो पूरा वॉशिंगटन उड़ जाएगा। रूजवेल्ट को उसमें भरोसा नहीं हुआ, ये किस तरह के बम की बात कर रहा है। उसने ढेर सारे यूएस आर्मी के पास बम थे, मगर इतना तो कोई डिस्ट्रक्टिव नहीं था। एनीवे, रूजवेल्ट ने उस पर ट्रस्ट करा। डिसाइडेड मेक्सिको के एक डेजर्ट में दे पॉइंटेड आउट द प्लेस। आज भी वह जगह मार्क्ड है, उसके 100 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी नहीं जा सकता। मेक्सिको के डेजर्ट में सबसे पहला एटम बम ऑटो हान ने टेस्ट करके रूजवेल्ट के सामने दिखाया था। काफी दूर खड़े रहे और वहां पर एटम बम का एक्सप्लोजन करा। जमीन के ऊपर करा गया था उस एक्सप्लोजन को। आज भी वहां पर रेडिएशन से, आज भी वहां पर जाना प्रोहिबिटेड है। जिस जगह पर पहला एटम बम एक्सप्लोड करा गया था वहां मेक्सिको का एक डेजर्ट था, और उसके 100 किलोमीटर के रेडियस तक कोई भी उस जोन में एंटर नहीं कर सकता, बिकॉज दैट इज हाईली रेडिएशन प्रोन जोन, जहां पर रेडिएशन की डेंसिटी आज भी काफी ज्यादा है। एनीवे, वो सारी बात ठंडी हो गई थी, किसी को कोई खास मतलब नहीं था। अमेरिका को वर्ल्ड वॉर से कोई मतलब नहीं था। वर्ल्ड वॉर 2 अपना चल रहा था, जिसमें पूरी तरह से यूरोप, अफ्रीका, एशिया, जापान ये सब शामिल थे, मगर अमेरिका अपना मस्त थी। हाँ भाई, एटम बम जहां एक्सप्लोड होता है वहां पर न्यूक्लियर रेडिएशंस आ जाती हैं, और वो न्यूक्लियर रेडिएशंस इतनी घातक होती हैं कि यदि आप उनमें चले जाओगे तो खड़े खड़े बर्न हो जाओगे, पूरे के पूरे जल जाओगे। वो बहुत खतरनाक रेडिएशंस होती है। वो रेडिएशंस कितनी खतरनाक होती है, डेफिनेटली हम 12th स्टैंडर्ड में उस बात को सीखेंगे, क्योंकि हम 12th स्टैंडर्ड में न्यूक्लियस चैप्टर ही पढ़ने वाले। अब जो खास पॉइंट आया, इट वॉज द सुपर एम्बिशन ऑफ जापान। जापान का जो हीरो हितो था वो कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षी हो गया। चाइना पर तो उसने कब्जा कर ही रखा था, उसने सोचा क्यों ना मैं अमेरिका पर कब्जा कर लूं, और अमेरिका पर कब्जा करने के उद्देश्य से जापान ने अमेरिका पर पर्ल हार्बर पर बम गिरा दिए। जैसे ही अमेरिका के पर्ल हार्बर पर बम गिरे, अमेरिका बौखला गया। अमेरिका को कोई मतलब नहीं था वर्ल्ड वॉर से, मगर जापान का वह बम गिराना वो अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। द नेक्स्ट मोमेंट दे ऑर्डर्ड, खत्म कर दो जापान को। अमेरिका की ताकत उस समय तक कोई नहीं जानता था, और अमेरिका ने भी कभी किसी को बोली नहीं थी। इट वॉज 6th अगस्त एंड इट वॉज 9th अगस्त, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिरा दिए। और जब उस बम की खबर पूरे दुनिया में फैली और उस बम की ताकत जब सबको पता लगी, तो एकदम से सभी को समझ में आ गया कि अमेरिका के पास तो जबरदस्त ताकत आ गई। उसी समय सबसे पहली बार अमेरिका ने अपनी दादागिरी चलाई थी। सबसे पहली बार अमेरिका ने बोला था कि इसी समय सारे वॉर को रोक दो। उसने हिटलर को उसी समय वार्न करा, आइदर स्टॉप और यू विल बी किल्ड। हिटलर के पास एटम बम का कोई जवाब नहीं था, और हिटलर यूके में भी बुरी तरह से हारने लगा था।
और इस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 तो बंद हो गया। रशिया ने भी क्योंकि काफी अधिक जीत हासिल कर ली थी, इसलिए रशिया भी शांत हो गया, स्टालिन भी शांत हो गया। मगर रशिया के अंदर मनी मन, क्योंकि रशिया केमिस्ट्री में बहुत आगे रहा, रशिया शांत हो गया, मगर वो शांत बैठने वालों में से नहीं था। स्टालिन शांत बैठने वालों में से नहीं था। जब स्टालिन को पता लगा कि इस तरह का बॉम्ब अमेरिका ने बना लिया है, स्टालिन ने ऑर्डर करा कि यह बॉम्ब हमारे यहां भी बनना चाहिए। और बड़े आश्चर्य की बात, विद इन 2 मंथ, 2 महीने के अंदर रशिया ने भी एटम बॉम्ब बना लिया और साइबेरिया में एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन उसने अमेरिका को करके दिखा दिया और उसने यह डिक्लेयर कर दिया कि हमने भी इस तरह का बम बना लिया है। अब आप दादागिरी न चाहें, मगर यहीं से चालू हुआ हथियार बनाने की हौड़, यहीं से चालू हुआ कोल्ड वॉर। हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ, अमेरिका। हाँ जी, सबसे पहला एटम बम अमेरिका ने बनाया था। अब इतनी कहानी के बाद ऐसा सवाल मत पूछो यार। दूसरा एटम बम रशिया ने बनाया। यहां से चालू हुआ एटम बम बनाने की होड़। अमेरिका भी अपनी ताकत को बढ़ाए चले जा रहा था, एटम बम बनाए चले जा रहा था, और रशिया भी इसी बात में लग गया एटम बम बनाने में। जितना अधिक से अधिक एटम बम बना सकते हैं बनाए और बताएं कि हमने इतने बम बना लिए। ध्यान रहे, यदि 100 एटम बम एक्सप्लोड हो जाए तो पूरी की पूरी पृथ्वी उड़ जाएगी। पूरी पृथ्वी को उड़ाने के लिए 100 एटम बम काफी है। 1945 से अमेरिका ने और रशिया ने दोनों ने एटम बम बनाना चालू करे और यह उनकी एटम बम बनाने की होड़ लगभग 35-40 साल तक चलती रही। 1984 तक ये दोनों के दोनों एटम बम बनाते रहे। इन 35-40 सालों में अमेरिका ने 6000 एटम बम बना लिए और रशिया ने 10,000 एटम बम बना लिए। मतलब अमेरिका के पास इतनी ताकत आ गई थी कि वो 60 पृथ्वियों को उड़ा सकता था और रशिया के पास इतनी ताकत थी कि वो 100 पृथ्वियों को उड़ा सकता था। मगर यही उनके लिए सबसे पॉइंट बन गया हुआ यहां। हाँ, तो फिर रशिया को भी अरे वही मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं आपको। यदि आप नहीं पूछोगे तो अपने आप मेरी कहानी में सारी चीज आ जाएगी। अब हुआ क्या? हाँ, निश्चित पाकिस्तान में जो एटम बम बना रखा है वो चोरी का ही एटम बम है और अयूब खान ने चोरी करके ही बनाया है वो, और वो कहानी भी बड़ी चर्चित है। अब व्हाट हैपेंड, मेरे पास समय कम होता जा रहा है। चलिए इस कहानी को मैं नेक्स्ट लेक्चर में, उस आर्टिकल को भी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। 15-20 मिनट की कहानी बची है और ये आर्टिकल 10-15 मिनट का बचा हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में अवश्य कंटिन्यू